केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में केबीएस पीआरटी के लिए हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और ये यहाँ पर आपकी पूरी रूपरेखा दिया गया है कि हम लोग आगे भविष्य में किस प्रकार के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 2018 के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में 2017 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज जो बचे हुए प्रश्न हैं 2017 के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो आपका बेसिक है एनसीईआरटी और उसके बाद आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट इसको भी सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सॉल्व करने से फायदा ये होगा कि आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे पेपर में किस प्रकार के गणित के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, फिर टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आप सभी लोग एनसीईआरटी की कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 की किताब खरीद लीजिए, इसको पढ़ते रहिए और कक्षा 9 और 10 अगर कुछ हाई लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 9 और 10 की किताब को भी आप खरीद सकते हैं। तो ये सारे काम आप लोग कर लीजिएगा। हमारा मेन टारगेट ये है कि गणित में लगभग आपके 20 प्रश्न आएंगे, उन 20 में से 20 नंबर लाना हमारा मेन टारगेट है। गणित का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम लोग गणित का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न को आप सभी लोग देख लीजिए, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। देखो भैया, यहाँ पर एक आपका फार्मूला लगेगा, फार्मूले को हम बता देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला है, यानी कि a प्लस बी और माइनस के ए बी, ये आपका एक छोटा सा फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर पास लिखा हो या फेल लिखा हो, ये फेल की बात हो रही है, चाहे पास हो और चाहे फेल हो, दोनों कंडीशन में ये फार्मूला आपका काम करता है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ये हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि जहाँ पर ए क्या होता है, पहला सब्जेक्ट होता है, बी क्या होता है, आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है, और ए बी क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर बात की गई हो। चाहे पास हो रहे हो चाहे फेल हो रहे हो, दोनों कंडीशन में यही फार्मूला लगता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन इसमें रहती ये है कि अगर पास की बात करेंगे तो ये तीनों जो टर्म होंगे वो पास यानी उत्तीर्ण की ही बात करेंगे। अगर फेल की बात होंगी तो ए बी और ए बी इन तीनों की वैल्यू आपके फेल में ही रहेगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अब प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर 20% जो छात्र हैं वो गणित में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, और 15% जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो पहला विषय गणित, दूसरा विषय अंग्रेजी, दोनों में फेल हो रहे हैं। यानी कि फेल हमारा, हमने कहा अगर फेल की बात करेंगे तो तीनों पद आपके फेल में ही रहेंगे। तो 2 पद आपके फेल में हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 10%, यदि क्या होगा, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल, ये भी आपका फेल, यानी कि तीनों जो पद हैं वो अनुत्तीर्ण ही दिखा रहे हैं, फेल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग फेल के लिए यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, यही a प्लस बी माइनस ए बी। ए क्या होता है, पहला विषय होता है, बी क्या होता है, आपका दूसरा विषय होता है, और ए बी क्या होता है, दोनों विषयों को मिलाकर होता है। तो ये हमने सबकी वैल्यू लिख दिया है। तो कुल कितने फेल हुए हैं ये हमारी वैल्यू निकले आएगी। 20 में से 10 घटाएंगे तो आपका 10 रहेगा, और 10 में आपका 15 जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा आपका 25। 25% जो स्टूडेंट हैं वो आपके फेल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार घुमा फिरा के दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो 10% फेल लिखा है, यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता है कि 90% क्या हुए थे भैया, पास हुए थे। तो आपकी 2 संख्याएं, ये 20% और 15%, तो फेल में दी रहेंगी, लेकिन जो तीसरी संख्या ए बी का मान होगा वो पास में दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर एक चीज़ बताना आपको भूल गए हैं, कोई भी चीज़ जो होती है भैया 100% होती है। कोई भी चीज़ कितना होता है, 100% होता है। तो अगर यहाँ प्रश्न में आपका 90% पास दिया है तो 100 में से आप 90 घटा देंगे तो 10% आपका फेल ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो फार्मूला होता है इसमें तीनों पद या तो फेल के रखने हैं या तीनों पद पास वाले रखने हैं। क्लियर, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये आपने क्या निकाला, फेल, ये आपने निकाल लिया सॉल्व करके। फेल कितने परसेंट हुए हैं, 25%। कोई भी चीज़ कितना होता है भैया, 100% होती है। तो जब फेल 25% हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए हैं, तो जो पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या है वो स्वाभाविक सी बात है, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगी। तो
फेल अगर 25% निकल के आ रहा है तो पास कितने लोग हो रहे हैं, 75% पास हो रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, दोनों विषयों में आपके 300 छात्र पास हुए हैं, तो छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 300 छात्र पास हुए हैं। तो कुल कितने स्टूडेंट थे, कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब कितना होता है भैया, कुल का मतलब आप जानते हैं 100%, 100% ही कुल का मतलब होता है। तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं परसेंटेज में, 75%, पास होने वाले स्टूडेंट परसेंटेज में 75%, लेकिन संख्या में कितने हैं, 300। यानी कि हमें साफ साफ निकल आया कि 75% की जो वैल्यू है वो 300 के बराबर है। निकालना क्या है, कुल कितना होता है, 100%। तो इसमें क्या करिए आप 3 का भाग कर दीजिए, तो 3 का भाग करेंगे तो इधर आएगा 25% और इधर आएगा 100। तो 25% की वैल्यू हो गई 100, लेकिन हमें निकालना कितना है, 100% निकालना है, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो 25 चौके हो जाएगा 100, 100% इधर आएगा और 4 एकम 4, 400 इधर आएगा। तो हमें कुल निकालना था, कुल हमारा 100% होता है, यानी कुल स्टूडेंट 100% होते हैं, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ गया, क्योंकि 100% की वैल्यू यहाँ पर 400 आ रही है। तो यहाँ पर ये तरीका आप समझ गए होंगे। ये एक बेहतरीन फार्मूला है जो कि प्रतिशत वाले जो आपके प्रश्न आते हैं पास फेल वाले, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो अगर ये तरीका आपको नहीं पता है तो अपनी एक कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे ही होंगे, उसमें आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, जो भी आपको नई नई चीज़ें मिले उसे नोट डाउन करते रहिए। 1-2 महीने में आपका लगभग गणित के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। उस कॉपी पे जब आप देखेंगे तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आपका लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेचा कितना है, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, बेचा कितना है, 75%। तो हमने फिर यहाँ पर एक बार कह रहे हैं कोई भी चीज़ कितनी होती है भैया, 100% होती है। उसमें से उसने 75 नहीं 72% चीज़ जो सेब है वो बेच दिया है। तो 100% में से जब 72% बेच दिया है तो बचा कितना है, बचा आपका 28% है। इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 72% भी कोई भी चीज़ 100% होती है, जब 72% बेच दिया तो बचा कितना, 28%। आगे बढ़ते हैं, उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 70 सेब बचे हैं। तो 28% तो हमारी प्रतिशत में बची हुई वैल्यू है, लेकिन संख्या में कितने सेब बचे हैं, 70 सेब बचे हैं। तो कहने का सीधा मतलब है 28% की वैल्यू 70 सेब के बराबर है। अब आपको निकालना है उसके पास आरंभ में यानी शुरुआत में कितने सेब थे। तो शुरुआत में कितना होता है, 100% होता है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि भैया 28% की वैल्यू 70 दी गई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आप क्या करिए, 7 का भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 चौके 28, 4% की वैल्यू हो गई। और इधर कितना हो गया, 10। तो 4% की वैल्यू कितनी निकल आई भैया, 10। आपको निकालना कितना है, 100%। इसलिए अब इसमें 25 का गुणा कर दीजिए, तो 25 चौके कितना हो गया, 100% इधर आ गया, और इधर 25 का गुणा करेंगे तो आपका एक जीरो पीछे आ जाएगा, यानी 250 होगा। तो प्रारंभ में कितनी वैल्यू थी, 100% की वैल्यू थी, और 100% की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 250। आपका कौन सा विकल्प, बी वाला यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ऐसे सारे प्रश्नों को एक्स मान के करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो एक्स मान के जब हम लोग करते थे तो कक्षा 6-7 में थे, बच्चे थे उसमें करते थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं। एक्स मान के प्रश्नों को सॉल्व मत करिए। यही जो आपको तरीका बता रहे हैं, कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, फटाफट सारे प्रश्नों के आंसर आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका भैया जो पेपर होने वाला है वो टोटल 180 नंबरों का पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें जो है आपका गणित भी 20 नंबरों की आएगी। तो केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए टोटल 120 नंबरों का आपको पेपर देना होगा। इसके लिए आपको नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक किताब की जरूरत होगी जो इन टोटल 120 नंबरों को कवर करती है। इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक स्टडी गाइड निकाली गई है जो आपका नवीनतम सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया है, उस पर आधारित है। ये पूरे पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से कवर करती है। तो यह किताब आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें आप एक ही किताब में पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। तो यदि आप केवीएस में पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद लीजिए। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप
आप ऑनलाइन भी इस किताब को मंगा सकते हैं। यह किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक ना भैया, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको आसान तरीके से ही करेंगे। इसमें दो तरीके होते हैं, एक औसत वाला तरीका होता है जिसमें बिना आप पेन उठाए ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वो तरीका, अच्छा चलिए दोनों तरीके बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए क्या करना है। तो सिंपल साधारण तरीका क्या होता है कि भैया आप योगफल निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें संख्याएं जो हैं बहुत ही आसान सी दी गई हैं, सरल सरल संख्या दी गई हैं। पहले कितने बालक हैं, 10 बालक हैं, उनका औसत कितना है, 13 है। तो औसत का और संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो आपका योगफल निकल आएगा। कितना हो जाएगा भैया, 130 आपका यहाँ पर योगफल निकल आया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में एक नया बालक आ गया तो योगफल फिर निकालना है और दूसरी कंडीशन वाला निकालना है। दूसरी कंडीशन में एक नया बालक आ जाएगा, 10 पहले थे, एक आ गया तो हो गया 11, तो उनकी औसत आयु एक जो है बढ़ जाती है। तो पहले 13 औसत आयु थी, एक बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 14, और 14 और 11 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 154 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है जो नया बालक आया था उसकी उम्र कितनी है। तो जो नया बालक आया था उसकी उम्र निकालने के लिए ये बड़े वाले योगफल में से छोटा वाला योगफल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 154 में से 130 घटा दीजिए तो आपका आंसर 24 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है भैया, विकल्प सी है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये प्रश्न इस गुणा वाले तरीके से बहुत ही आसान सा हो गया, क्योंकि इसमें जो संख्याएं थी बहुत ही सिंपल संख्याएं दी गई थी, छोटी संख्याएं दी गई थी। अब इस प्रश्न को हम लोग औसत के तरीके से आपको बता देते हैं कि बिना पेन उठाए आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका सॉल्व करते हैं। तो दूसरे तरीके में क्या करिए भैया, पहले यहाँ पर 10 लिख लीजिए, 10 बालक हैं, 10 बालकों को जो औसत है इस तरह तीर का निशान लगा के यहाँ पर 13 लिख लीजिए ऊपर। दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा, 10 तो पहले से ही थे, एक और आ गया यानी कि कुल मिला के 11 हो गए। इसमें तीर का निशान लगा के लिख लीजिए, एक औसत बढ़ गया है यानी 13 + 1 हो गया है। ठीक है, 13 + 1 कितना हो गया है, 14। तो जो नया बालक है वो आपको कहाँ दिख रहा है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। नया, पेन का कलर चेंज करते हैं, जो नया बालक है वो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। इसका औसत कितना दिख रहा है, 13 + 1 = 14। इसका औसत कितना दिख रहा है, 13 + 1 = 14। अब आप ध्यान से जरा देखिए, ये जो नया बालक था ये अधिक उम्र का था, तभी इसने क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो 10 लोग थे इनका औसत कितना है, 13, लेकिन यही 10 लोग यहाँ पर है दूसरी कंडीशन में है, वो इनका औसत कितना दिख रहा है, 14, क्योंकि सबका एक एक बढ़ गया, सबका एक एक बढ़ गया। कितने लोगों का एक एक बढ़ा है, 10 लोगों का एक एक बढ़ा है। दूसरी वाली कंडीशन में जो पहले वाले 10 बालक थे उनका औसत एक एक बढ़ गया है। तो कितने लोगों का एक एक बढ़ा है, 10 लोगों का बढ़ा है। तो ये 10 लोगों का एक एक औसत क्यों बढ़ा है, क्योंकि जो नया वाला बच्चा आया था उसने एक एक वर्ष इन सबको दिया है, एक एक वर्ष इन सबको दिया है, इसलिए जो है आपका पुराने वाले बालकों का औसत एक एक बढ़ गया है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका नया बालक आया है उसकी उम्र लिख लीजिए, उसकी औसत लिख लीजिए, कितना है, 14, और जो दूसरी वाली कंडीशन में जितने लोगों का बढ़ रहा है उसको लिख लीजिए। तो कितने लोगों का बढ़ रहा है, 10 लोगों का बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 10 लोगों का बढ़ रहा है और एक एक बढ़ रहा है, तो कुल मिला के 10 औसत बढ़ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 24। 24 आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से आप मौखिक भी प्रश्न को कर सकते हैं कि आपने यहाँ 10 पढ़ा, फिर 13 पढ़ा, और अगली कंडीशन में 10 का एक एक बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के 10 लोगों का बढ़ा, और जो नया बालक है उसका 14 है, 10 में आपका 14 आपने जोड़ दिया, कुल मिला के आपका आंसर 24 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए गणित के प्रश्न में एक आ चुका है आपका रीजनिंग का प्रश्न, तो चलिए भैया इसको भी सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, कोई यहाँ पर ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम चला, तो ये हम कोई बिंदु मान लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ये हम कोई बिंदु मान लेते हैं, और 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला रहे हैं, तो ये 14 किलोमीटर की लाइन मान लेते हैं। ठीक है,
14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है, ये ए बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम लिख लेंगे किलोमीटर, एक अंदाजे से मानना है 14 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक अंदाजे से लाइन खींच लेना है। आपको पता होना चाहिए पूरब पश्चिम तो पता है ना, इस तरफ वाला पूरब होता है, इस तरफ वाला पश्चिम होता है, ऊपर वाला उत्तर होता है और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण होता है, ये तो पता है। तो बीच में आप पहले खड़े कर दो, यहाँ पर बीच में खड़े कर दो, फिर हमें पश्चिम जाना था तो हम इस तरफ चले आए। ठीक है, यहाँ हम पहुँच गए। अच्छा देखिए, एक मिनट का आप सभी लोग समझिए। देखिए यहाँ पर आप थे, फिर आप पश्चिम में गए, तो क्या करिए, जब भी चलिए तो आप अपने मन में अनुमान लगाइए कि हम ही चल रहे हैं। आप प्रश्न नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप अनुमान लगाइए कि हम ही चल रहे हैं और दोनों हाथों को फैलाकर चल रहे हैं। तो जब आप पश्चिम में जाएंगे तो एक हाथ आपका ऊपर होगा, एक हाथ आपका नीचे होगा। इस तरह दोनों हाथों को आप हमेशा फैलाए रहिए और फिर अनुमान लगाइए कि जब दाएं और बाएं मुड़ना है तो आप किस तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, इसको आप अनुमान से ही प्रश्न को कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत सारे टीचर रीजनिंग के इसमें ट्रिक सिखाते हैं। अरे भैया ट्रिक सिखाने की क्या जरूरत है, इतना आसान प्रश्न है, ट्रिक सिखाने की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, अपने हाथ को फैलाए रहिए और आपको पता है अपने हाथ का दायां हाथ और बायां हाथ कौन सा है। जब दाएं मुड़ने को कहे तो दाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ने को कहे तो बाएं मुड़ जाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 14 किलोमीटर ये कितनी डिस्टेंस है भैया, 14 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, हमने अनुमान से मान लिया ये 14 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। अब दाएं कौन सा होता है, दाएं मतलब सीधा हाथ, सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो इधर आपका सीधा हाथ है, तो इधर मुड़ेंगे तो ये जाएंगे। ठीक है, और कितना जाना है, 14 किलोमीटर ही जाना है, इसलिए ज़्यादा लंबी लाइन हम लोग नहीं बनाएंगे। अब अपने हाथ को मुड़े रहिए, एक इधर हाथ मुड़ा है, एक आपका इधर मुड़ा है। ठीक है, तो दाएं इधर है, बायां इधर है। ठीक है, अपने हाथ को हमेशा मुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, 14 किलोमीटर तो चले गए, फिर चलकर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा। ये भैया बाएं मुड़ा, ये अपना बायां है, ये कितना चलना है, 10 किलोमीटर चलना है। अब अपने हाथ को फैला रहिए, एक इधर जाएंगे एक इधर जाएंगे, अपने शरीर को थोड़ा मोड़ के देखिए, ये ऊपर वाला आपका दायां रहेगा, नीचे वाला आपका बायां रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पर हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, तत्पश्चात फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मतलब ये उल्टे हाथ वाला, उल्टे हाथ पे मुड़ेगा और 14 किलोमीटर चलेगा। तो 14 किलोमीटर चलेगा तो जो पहला वाला बिंदु था ऊपर जाने वाला, यहाँ से यहाँ तक ये 14 यानी इसी के बराबर में पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर ये खड़ा है, ये बी वाला बिंदु मान लेते हैं, यहीं पर ये खड़ा है। ठीक है, क्लियर। अब हमें निकालना है वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो कितनी दूरी पर है, तो ये जो चल के आ रही है दूरी, ये दूरी नहीं नापी जाती है, ये पहला बिंदु और आखिरी बिंदु, ये वाली दूरी नापी जाती है, पहला बिंदु और आखिरी बिंदु। ए बी की दूरी हम लोग सीधा सीधा नापते हैं, ये जितना चल के आया है वो नहीं नापते हैं। तो 14 ये हो गया और ये ऊपर का 10 है, तो ये भी आपका 10 रहेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका 10 रहेगा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 14 10 हो जाएगा, 24 किलोमीटर हो जाएगा। और साफ साफ आप दिख रहे हैं किस दिशा में है, तो ये यहाँ पर है, इसके ये किस दिशा में, इसके ये पश्चिम दिशा में है, तो यानी कि पश्चिम दिशा में आपको खड़ा है। बी बिंदु, ए से बी बिंदु किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है, 14 है। तो कहाँ पर है विकल्प आपका बी, यहाँ पर आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है इस प्रकार का प्रश्न आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। बहुत सारे जो है रीजनिंग के अध्यापक आसान प्रश्नों को बहुत ही कठिन तरीके से समझाते हैं, इसमें ट्रिक बताते हैं, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जितना किलोमीटर चलना हो अपने हाथ फैला के उतना चलते रहिए और दाएं बाएं मुड़ते रहिए, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो भैया, इसमें आपको गिनती लिखनी है भैया, तो क्या करो, इसको हम नहीं करेंगे, 1 से लेकर 99 तक भैया गिनती लिख लेना। उसमें इकाई का अंक हो या दहाई का अंक हो, जहां भी आपको 3 दिखे उसको जोड़ लेना। ठीक है, ये गिनती उनती वाला सवाल खुद कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। अगर आपको कोई ट्रिक बताए तो वो बेकार है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इसका कोई ट्रिक नहीं होती है। तो आप गिनती तो 100 तक गिनती सबको आती ही है, तो क्या करिए एक बार मन में पढ़ लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, और उसमें जहाँ भी आपको इकाई की जहाँ पे 3 मिल जाए अथवा दहाई की जहाँ पे 3 मिल जाए, कहीं भी मिले 3, चाहे इकाई भी मिले चाहे दहाई मिले, उससे मतलब नहीं है, उसको गिन लीजिएगा। कितनी बार 3 आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें जो आपका आंसर किताब में दिया गया है वो 20 दिया गया है, आंसर कितना है 20 दिया गया है आंसर। आप लोग गिन के अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपका 18 आ रहा है, 19 आ रहा है कि 20 आ रहा है, कितना आ रहा है आप लोग गिन लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को सिंपल तरीका है से आप करिएगा, जो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए एक और रीजनिंग का प्रश्न आपको मिल गया है,
कौन सी संख्या अन्य श्रेणियों से भिन्न है? बताओ भैया इसमें कौन सी संख्या भिन्न है? कौन सी संख्या भिन्न है? देखो साफ साफ दिख रहा है 27, साफ साफ दिख रहा है ना 27, क्योंकि 19 होता है, 13 होता है, 37 होता है और आपका 17 होता है। ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, जो खुद से अथवा एक से छोड़कर और किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 27 जो होती है वो भाज्य संख्या होती है, क्योंकि 27 में आपका 3 का और 9 का दोनों का भाग आपका चला जाता है। 27 इस पूरे ग्रुप में 27 भाज्य संख्या है और क्या है, बाकी अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए आपका विकल्प ए 27 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो बस आज के बाद इसके बाद हमारा कोई प्रश्न नहीं है, यानी कि 2000 आपके जितने भी पेपर इसमें प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई क्योंकि हम लोगों ने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, इसलिए आज ज़्यादा प्रश्न नहीं हो पाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग और आगे के जो प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।